अवतार का सीजन 2 आने से पहले एक बार वापस चलते हैं उस दुनिया में जहां हवा, पानी, मिट्टी और आग सिर्फ एलिमेंट्स नहीं थे बल्कि ताकत थे। एक ऐसी दुनिया जहां 4 नेशंस सुकून से रहते थे, वाटर ट्रिब, अर्थ किंगडम, फायर नेशन और एयर नोमैड्स। और इन सब के बीच बैलेंस बनाए रखने के लिए होता था एक अवतार, एक ऐसा इंसान जो चारों एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता था। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। फायर नेशन ने दुनिया पर कब्जा करने का फैसला कर लिया और उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट था अवतार। इसलिए उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया, एयर नोमैड्स का जेनोसाइड। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस अवतार को वो ढूंढ रहे थे वो उनके हाथ कभी लगा ही नहीं, क्योंकि उस वक्त एक 12 साल का लड़का एंग अपनी जिंदगी के सबसे बड़े प्रेशर से भाग रहा था। उसे अभी अभी पता चला था कि वो अवतार है, एक बच्चा जिसे अब पूरी दुनिया की जिम्मेदारी उठानी है। डर, कंफ्यूजन और प्रेशर में एंग अपने फ्लाइंग बाइसन आपा के साथ उड़ गया। लेकिन उसकी ये छोटी सी भाग दौड़ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी में बदल गई। समुंदर के बीच एक भयानक तूफान आया और जब एंग और आपा डूबने वाले थे तब अवतार स्टेट एक्टिवेट हो गया। एक पावरफुल एनर्जी ने दोनों को बर्फ के एक जॉइंट स्पेयर में सील कर दिया। और फिर 100 साल बीत गए। 100 साल तक दुनिया अवतार का इंतजार करती रही। 100 साल तक फायर नेशन और ज्यादा पावरफुल होता गया और 100 साल तक एंग बर्फ के अंदर सोता रहा। लेकिन एक दिन सब कुछ बदलने वाला था। साउथ पोल में रहने वाले दो भाई बहन कतारा और सोक्का एक दिन एक अजीब सी आइस फॉर्मेशन डिस्कवर करते हैं और जब वो उसे तोड़ते हैं तो उसके अंदर से निकलता है एक लड़का, एक ऐसा लड़का जो टेक्निकली 12 साल का है लेकिन असल में 100 साल पुरानी दुनिया से आया है। ये था एंग। और इसी मोमेंट के साथ अवतार की कहानी दोबारा शुरू होती है। एंग को जल्दी ही पता चलता है कि दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है, फायर नेशन लगभग जीत चुकी है और एयर नोमैड्स खत्म हो चुके हैं। और सबका कारण लोग अवतार को मानते हैं, क्योंकि जब दुनिया को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब अवतार गायब था। ये बात एंग को अंदर तक तोड़ देती है। लेकिन गिल्ड से ज्यादा जरूरी एक और चीज थी। उसका मिशन अवतार को चारों एलिमेंट्स सीखने थे और फायर नेशन को रोकना था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फायर नेशन को भी एंग के वापस आने की खबर मिल चुकी थी और सबसे पहले ये सिग्नल देखा प्रिंस जूको ने, जो 3 साल से एक ही मिशन पर भटक रहा था अवतार को ढूंढने का, क्योंकि उसको अपने फादर नजर में आना था। उसके चेहरे का बर्न मार्क किसी बैटल का निशान नहीं था बल्कि वो उसके फादर का दिया हुआ जख्म था। लेकिन उस कहानी तक हम थोड़ी देर में पहुंचते हैं। फिलहाल जूको को सिर्फ एक चीज दिख रही थी, उसकी रिडेप्शन, और उस रिडेप्शन का नाम था अवतार। इसलिए वो अपने अंकल इरो के साथ साउथ पोल पहुंचता है और एंग को कैप्चर कर लेता है। लेकिन ये अवतार है और अवतार इतने आसानी से पकड़ा नहीं जाता। कटारा, सोक्का और एंग मिलकर एस्केप कर जाते हैं और यहीं से ऑफिशियली टीम अवतार की जर्नी शुरू होती है। एक एयर बेंडर, एक वाटर बेंडर, एक वॉरियर और एक फ्लाइंग बाइसन। उन्हें अब पूरी दुनिया का सफर करना था, दोस्त बनाना था, दुश्मनों का सामना करना था और सबसे इम्पोर्टेंट एंग को अवतार बनाना था। लेकिन उससे पहले एंग एक जगह जाना चाहता था, अपने घर। और जब वो एयर टेम्पल पहुंचता है तब उसे सच का सामना करना पड़ता है। उसके लोग सच में मर चुके हैं, उसके टीचर्स, उसके दोस्त, उसका पूरा कल्चर, सब कुछ खत्म हो चुका है। एंग के लिए ये सिर्फ एक इमोशनल मोमेंट नहीं था, ये रियलाइजेशन था। अब वो सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा, अब वो एयर नोमैड्स की आखिरी उम्मीद है और शायद पूरे वर्ल्ड की भी। अपने घर की तबाही देखने के बाद एंग अंदर से टूट चुका था, लेकिन उसके पास रुकने का टाइम नहीं है, क्योंकि अवतार की जर्नी अभी बस शुरू हुई है। और इसी जर्नी का अगला स्टॉप है क्योसी आइलैंड, एक ऐसा आइलैंड जो लेजेंडरी अवतार क्योसी के नाम पर बना था। यहाँ पहुँचते ही टीम अवतार का वेलकम कुछ खास नहीं होता। आइलैंड के वॉरियर्स उन पर भरोसा नहीं करते, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलता है कि एंग ही अवतार है, सब कुछ बदल जाता है। हर कोई उसे हीरो की तरह ट्रीट करने लगता है और यही एंग की सबसे बड़ी वीकनेस भी है, क्योंकि एंग को अटेंशन पसंद है, जैसे छोटे बच्चों को अटेंशन पसंद होती है। क्योंकि टेक्निकली एंग है तो छोटा बच्चा ही, वो एंजॉय करता है जब लोग उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन कभी कभी यही चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। इस बीच सोक्का की मुलाकात होती है सुकी से, जो कि क्योसी वॉरियर्स की लीडर है। पहले तो दोनों के बीच आर्गुमेंट्स होते हैं। सोक्का को लगता है कि सिर्फ
लड़के ही वॉरियर्स बन सकते हैं, लेकिन सुकी सिर्फ सोक्का को हराती ही नहीं बल्कि उसकी पूरी सोच को चैलेंज कर देती है, और यहाँ से सोक्का की पर्सनालिटी भी धीरे धीरे मैच्योर होने लगती है। दूसरी तरफ कटारा भी स्ट्रांग होती जा रही थी। उसके अंदर वाटर बेंडिंग का नेचुरल टैलेंट था और हर दिन के साथ वो अपनी पावर्स को और बेटर समझने लगती है। लेकिन टीम अवतार के पास सेलिब्रेट करने का ज्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि जुको उनके पीछे पीछे कौन सी आइलैंड तक पहुंच चुका था और फिर फायर नेशन अटैक कर देता है। और तब एंग पहली बार एक और अवतार की पावर फील करता है। अवतार क्यूसी एंग स्पिरिचुअल कनेक्शन के स्रोत क्यूसी से मिलता है और क्यूसी उसे एक इम्पोर्टेंट वार्निंग देती है, जितनी जल्दी हो सके नॉर्थ जाओ, क्योंकि बहुत जल्द एक ऐसी बैटल होने वाली है जो दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करेगी। ये वार्निंग सिर्फ एंग के लिए नहीं थी, ये ऑडियंस के लिए भी एक हिंट था, क्योंकि सीजन के एंड में जो होने वाला था उसकी शुरुआत यहीं से हो चुकी है। क्योंकि आइलैंड के बाद टीम अवतार पहुंचती है ओमासु अर्थ किंगडम का एक मैसिव सिटी। इसी सिटी में टीम अवतार की मुलाकात होती है इन्वेंटर साई और उसके बेटे थीव से। सोक्का उनकी इन्वेंशन में काफी इंटरेस्ट दिखाता है और यहीं से यूमिन पता चलता है कि बैटलफील्ड के बाहर भी सोक्का की सोच बाकी लोगों से काफी अलग है। पहले तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि ओमाशु के अंदर फायर नेशन के स्पाई छुपे हुए हैं और यहाँ एंग को मिलता है एक सरप्राइज किंग भूमि। पहले तो भूमि एक अजीब और पागल किंग लगता है, लेकिन फिर पता चलता है कि वो एंग का 100 साल पुराना दोस्त है। सोचो, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बुढ़ा हो चुका हो और तुम अब भी 12 साल के हो। यही एंग के साथ हुआ था। भूमि एंग को टेस्ट करता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि क्या एंग वाकई अवतार बनने के लायक है या नहीं। और ये टेस्ट स्ट्रेंथ का नहीं था, ये टेस्ट था थिंकिंग का, क्योंकि भूमि जानता था कि सिर्फ पावर किसी को अवतार नहीं बनाती, डिसीजन मेकिंग बनाती है। टीम अवतार अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रही थी। तब हमको जुको की बैक स्टोरी पता चलती है। अब तक जुको विलन लग रहा था, एक obsessed प्रिंसेस जो अवतार के पीछे पागल हुआ घूम रहा है, लेकिन फिर हमें उसका पास्ट पता चलता है और सब कुछ बदल जाता है। एक मिलिट्री मीटिंग के दौरान जुको ने एक ऑफिसर की स्ट्रेटजी अपोज कर दी थी। उस स्ट्रेटजी में यंग सोल्जर्स को सैक्रिफाइस करने की बात हो रही थी। जुको ने सिर्फ इतना कहा था कि ये गलत है, लेकिन फायर लॉर्ड ओजई के लिए ये डिसरेस्पेक्ट था। ओजई जुको के फादर और फायर नेशन लॉर्ड है। उसने अपने ही बेटे को ड्यूल के लिए चैलेंज किया, लेकिन जुको लड़ना नहीं चाहता था। वो अपने फादर से माफी मांगता रहा, लेकिन ओजाई ने उसकी बात नहीं सुनी और फिर उसने अपने ही बेटे का चेहरा जला दिया। उसकी लेफ्ट आई के पास जो बर्न मार्क है वो किसी एनिमी ने नहीं दिया, वो उसके खुद के फादर का गिफ्ट था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे किंगडम से निकाल दिया गया। एक इम्पॉसिबल मिशन के साथ अवतार को ढूंढ लोगे तभी वापस आना। और तब हमें समझ में आता है कि जुको अवतार को क्यों ढूंढ रहा है। वो अपने फादर का प्यार चाहता है, वो एक्सेप्टेंस चाहता है, वो घर वापस जाना चाहता है। और इसी वजह से जुको सीजन का सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बन जाता है, क्योंकि हीरो और विलन के बीच की लाइन उसके लिए बहुत ब्लर है। जबकि एंग दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहा है, जुको खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, और दोनों की जर्नी अब धीरे धीरे एक दूसरे से टकराने वाली थी। लेकिन असली डेंजर अभी आना बाकी है, क्योंकि नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए टीम अवतार को लग रहा था कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन फायर नेशन है। लेकिन बहुत जल्द उन्हें पता चलने वाला था कि दुनिया में कुछ ऐसा खतरा भी है जिनसे फायर नेशन भी डरता है, जो कि है स्पिरिट्स। एक गांव में पहुंचने के बाद टीम अवतार को पता चलता है कि वहां के लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये सब हो कैसा रहा है। और जब ढूंढते ढूंढते एंग पहुंच जाता है स्पिरिट वर्ल्ड में, एक ऐसी जगह जो नॉर्मल दुनिया से बिल्कुल अलग थी। यहाँ रूल्स अलग थे, यहाँ लॉजिक काम नहीं करती, और यहाँ कुछ ऐसे क्रिएचर्स रहते हैं जो इंसानों को सिर्फ शिकार समझते थे। इस दौरान एंग का सामना होता है कोह से, एक एंसेंट स्पिरिट, एक ऐसा मॉन्स्टर जो सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही नहीं तुम्हारी पहचान भी छीन सकता है। लेकिन कोह से बचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसके सामने एक छोटी सी गलती भी सब कुछ छीन सकती थी। उसके सामने तलवार बेंडिंग या स्ट्रेंथ किसी काम के नहीं है, क्योंकि को से लड़ाई बाहर नहीं अंदर होती है। क्योंकि को के
सामने तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम खुद हो। तुम्हारा डर, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी खुशी, बस एक इमोशन और सब कुछ खत्म। फिर ना तुम्हारी पहचान बचेगी, ना तुम्हारा चेहरा। एंग के लिए ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल चैलेंज नहीं था, ये मेंटल बैटल भी थी। और पहली बार हमें समझ में आता है कि अवतार बनना सिर्फ पावरफुल होने के नाम नहीं है, कभी कभी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी उतना ही जरूरी होता है। लेकिन जब एंग स्पिरिट वर्ल्ड की प्रॉब्लम में उलझा हुआ था, तब दूसरी तरफ फायर नेशन में भी पावर स्ट्रगल चल रहा था, और इसी पावर स्ट्रगल का नाम था एडमिरल जाओ। पहले भी डेंजरस था, लेकिन अब उसके पास अथॉरिटी भी थी, आर्मी भी थी, और सबसे बड़ी बात, उसके पास एम्बिशन थी। वो सिर्फ अवतार को कैप्चर नहीं करना चाहता था, वो हिस्ट्री में अपना नाम लिखना चाहता था। और इसीलिए वो धीरे धीरे जूको का सबसे बड़ा राइवल बनने लगता है। दोनों हैं तो अवतार के पीछे, लेकिन दोनों के रीजंस अलग है। जावा को पावर चाहिए और जूको को रेस्पेक्ट, और इसी राइवलरी ने सीजन 1 के कुछ बेस्ट मोमेंट्स क्रिएट किया। जब एंग के एक अवतार श्रीन से वापस लौट रहा होता है, तब जाओ के सोल्जर्स उसे कैप्चर कर लेते हैं। इस बार सिचुएशन पहले से ज्यादा सीरियस थी, क्योंकि जाओ अवतार को सीधा फायर लॉर्ड के पास ले जाना चाहता था, और अगर ये हो जाता तो शायद कहानी यही खत्म हो जाती। लेकिन उस रात कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। एक मिस्टीरियस मास्क वॉरियर प्रिजन में घुसता है, एक एक करके सोल्जर्स को हरा देता है और एंग को आजाद कर देता है। पहले तो लगता है कि ये कोई नया हीरो है, लेकिन जब मास्क उतरता है तो उसके नीचे होता है जूको। हाँ, वही जूको जो पूरे सीजन में एंग को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अब उसने ही उसकी जान बचाई थी, और इसी वजह से ब्लू स्प्रिट वाला एपिसोड आज भी फैंस को फेवरेट माना जाता है, क्योंकि ये पहली बार था जब हमें लगा कि शायद जूको के अंदर अभी भी एक अच्छा इंसान जिंदा है। जब दोनों जंगल में थोड़ी देर के लिए अकेले होते हैं, तब एंग एक सिंपल सा सवाल पूछता है, हम दोस्त क्यों नहीं बन सकते? और कुछ सेकंड्स के लिए लगता है कि शायद जूको भी यही चाहता है, लेकिन फिर रियलिटी वापस आ जाती है। जूको फिर से अपनी वॉल्स खादी कर लेता है और दोनों अपने अलग रास्ते चुन लेते हैं। लेकिन ये छोटा सा मोमेंट उनके फ्यूचर रिलेशनशिप की फाउंडेशन बन जाती है। इसके बाद टीम अवतार फाइनली पहुंचती है नॉर्थ वाटर ट्रिप, एक मैसिव सिटी, बर्फ की दीवारें, पावरफुल वाटर बेंडर्स, और एक ऐसी आर्मी जो अभी तक फायर नेशन के सामने झुकी नहीं थी। पहली बार लगता था कि शायद यहाँ लोग सेफ हैं, लेकिन ये फीलिंग ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि नॉर्थ में पहुंचते ही एक नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कटारा ट्रेनिंग लेना चाहती है, वो एक स्ट्रांग वाटर बेंडर बन चुकी थी, लेकिन ट्रिप के रूल्स कुछ और कहते थे। यहाँ औरतें हीलिंग सीख सकती है, लेकिन वॉरियर्स नहीं बन सकती। कटारा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, और हमेशा की तरह वो चुप रहने वालों में से नहीं थी। जब पूरा सिस्टम उसके खिलाफ था, तब कटारा खुद उस सिस्टम को चैलेंज कर देती है, और यहीं से वो सिर्फ टीम अवतार की मेंबर नहीं, बल्कि एक लीडर बनने लगती है। दूसरी तरफ सोका की लाइफ में भी एक नया चैप्टर शुरू होता है। उसकी मुलाकात होती है प्रिंसेस यू से, और पहली बार हमें सोका का सीरियस और इमोशनल साइड देखने को मिलता है। दोनों के बीच कनेक्शन जल्द ही बन जाता है, लेकिन उसकी स्टोरी में शुरू से ही एक सैडनेस छुपी हुई थी, एक ऐसा सीक्रेट जब बहुत जल्द पूरी नॉर्थर्न वाटर ट्रिप की डेस्टिनी बदलने वाला था। और इसी वक्त दूर समुंदर के उस पार एडमिरल जुओ अपनी सबसे बड़ी आर्मी लेकर नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि अब फाइनल बैटल शुरू होने वाली थी। एक तरफ नॉर्थर्न वाटर ट्रिप था, और दूसरी तरफ फायर नेशन की सबसे बड़ी आर्मी। एडमिरल जुओ को पूरा यकीन था कि इस बार जीत उसकी होगी, लेकिन उसे एक बात समझ में नहीं आ रही थी, ये सिर्फ एक सिटी पर अटैक नहीं था, ये नेचर के बैलेंस के खिलाफ जंग थी। जैसे ही फायर नेशन के शिप्स नॉर्थ के पास पहुंचते हैं, पूरा आसमान जंग के रंग में रंग जाता है। आग और पानी की टक्कर शुरू हो जाती है, और पहली बार हमें देखने को मिलता है कि नॉर्थर्न वाटर ट्रिप इतने सालों तक टिक कैसे पाया। फुल मून की वजह से वाटर बेंडर्स अपनी
पीक पावर पर थे। हर अटैक का जवाब दिया जा रहा था। हर दीवार अभी भी मजबूत खड़ी थी, लेकिन जो के पास एक सीक्रेट प्लान था, एक ऐसा प्लान जो बैटल जीतने से भी ज्यादा डेंजरस था। उसने एक पुरानी कहानी के बारे में पढ़ा था, मून स्पिरिट और ओशन स्पिरिट, दो एंशिएंट स्पिरिट्स जो दुनिया का बैलेंस बनाए रखते हैं। और जुओ ने फैसला कर लिया था, अगर वाटर ट्रिप को हराना है तो उनकी ताकत का सोर्स ही खत्म कर दो। जब जो सेक्रेट ओएसिस तक पहुंचता है, तब उसके सामने दो छोटी मछलियां तैर रही होती हैं, देखने में आम सी, लेकिन असल में वो मून और ओशन स्पिरिट की मोर्टल फॉर्म्स थी। इरा तुरंत समझ जाता है कि जुओ क्या करने वाला है, और वो उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्पिरिट की डेथ नहीं होती, ये पूरी दुनिया के बैलेंस की डेथ होती। लेकिन जुओ पावर के नशे में अंधा हो चुका था, और फिर वो मून स्पिरिट को मार देता है। उसी पल सब कुछ बदल जाता है। आसमान का नूर गायब हो जाता है, पानी अपनी ताकत खो देता है, और सारे वाटर बेंडर्स कमजोर पड़ने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया ने अपनी सांस रोक ली हो। और इसी मोमेंट पर फायर नेशन अपर हैंड ले लेता है। नॉर्थन वाटर ट्रिप धीरे धीरे हारने लगती है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है, और एंग समझ जाता है कि नॉर्मल तरीके से ये बैटल नहीं जीती जा सकती। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, ओशन स्पिरिट। एंग उसके पास जाता है और एक ऐसा डिसीजन लेता है जो शायद कोई और नहीं लेता। वो अपने आप को ओशन स्पिरिट के हवाले कर देता है। कुछ पल बाद समुंदर खुद उठ खड़ा हो जाता है। एंग के सामने अब पानी नहीं था, खुद नेचर खड़ी थी। एक जॉइंट स्पिरिट फॉर्म में एंग और ओशन स्पिरिट एक हो जाते हैं, और फिर शुरू होता है फायर नेशन का डिस्ट्रक्शन। जिन शिप्स ने नॉर्थ को घेर लिया था, वो एक एक करके समुंदर में डूबने लगते हैं। जिन सोल्जर्स को जीत पक्की लग रही थी, वो भागने लगते हैं, और जो का पूरा प्लान उसी के सामने बिखरने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई थी। मून स्पिरिट मर चुकी थी, और बिना मून स्पिरिट के बैलेंस कभी वापस नहीं आ सकता था। तब सामने आती है यू, और उसी की कहानी के सबसे इमोशनल सच। बचपन में यू मरने वाली थी, लेकिन मून स्पिरिट ने अपनी लाइफ फोर्स का एक हिस्सा उसे दे दिया था। इस वजह से यू जिंदा थी, और इसी वजह से अब वो समझ गई थी कि क्या करना है। अपने लोगों को बचाने के लिए यू खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। वो मून स्पिरिट की पावर वापस कर देती है, और धीरे धीरे उसका रूप मूनलाइट में बदलने लगता है। सोका सिर्फ देखता रह जाता है। जिस लड़की से उसने प्यार करना शुरू ही किया था, वो उसे छोड़कर जा रही थी, लेकिन यू जानती थी कुछ सैक्रिफाइसेस जरूरी होते हैं। और फिर मून दोबारा आसमान में चमकने लगता है, बैलेंस वापस आ जाती है, वाटर बेंडर्स की पावर्स लौट आती हैं, और नॉर्थन वाटर ट्रिप बच जाता है। इसी दौरान जुको भी नॉर्थ पहुंच चुका था अवतार को कैप्चर करने के लिए, लेकिन उसे एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देती है। फायर लॉर्ड ओजाई ने कभी उसका इंतजार ही नहीं किया। अवतार को ढूंढने का मिशन एक पनिशमेंट था, एक इम्पॉसिबल टास्क, एक बहाना, ताकि जुको कभी घर वापस ना आ सके। और पहली बार जुको को समझ में आता है, जिस एक्सेप्टेंस के लिए वो इतने साल भागता रहा, शायद वो उसे कभी मिलने वाली नहीं थी। बैटल के बाद इरा और जुको वहां से चले जाते हैं। अब उनका फ्यूचर क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात साफ थी, जुको की जर्नी अब बदलने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ टीम अवतार ने बैटल को जीत लिया था, लेकिन ये जीत आसान नहीं थी। बहुत लोग मरे, बहुत कुछ हो गया, और रैंक को भी एक बात समझ में आ गई, अगर उसे दुनिया को बचाना है तो उसे और स्ट्रांग बनना होगा। उसे बाकी एलिमेंट्स भी सीखने होंगे, क्योंकि असली जंग अभी बाकी है। और जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तब सीजन 1 अपना आखिरी सरप्राइज देता है। फायर लॉर्ड ओजाई को जो की हार की खबर मिलती है, लेकिन वो परेशान नहीं होता, क्योंकि जो कभी उसका असली प्लान था ही नहीं। असली प्लान कुछ और था। प्रिंसेस अजूला, जब सबकी नजरें नॉर्थन वाटर ट्रिप पर थी, तब अजूला ने अर्थ किंगडम के लेजेंडरी सिटी ओमाशु पर कब्जा कर लिया। एक ऐसा सिटी जिसे जीतना लगभग इम्पॉसिबल माना जाता था, और अब वो फायर नेशन के
कंट्रोल में था, लेकिन ये भी सबसे बुरी खबर नहीं थी क्योंकि हॉरिजॉन पर एक और चीज नजर आ रही थी। सोजिन्स कॉमेट एक ऐसा कॉमेट जो फायर बेंडर्स की पावर को कई गुना बढ़ा देती है, और जब ये कॉमेट आ गया तब फायर नेशन पहले से भी ज्यादा डेंजरस हो जाएगी। और इसी के साथ सीजन 1 खत्म होता है। एंग अभी भी सिर्फ अपनी जर्नी की शुरुआत पर है। जुको अब भी अपनी पहचान ढूंढ रहा है और दुनिया एक और बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है। लेकिन एक बात तय है, सीजन 2 में सब कुछ और भी ज्यादा इंटेंस होने वाला है।